नमस्कार, मैं मोनिका यादव इस कंपटीशन विंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूं। हम साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 5 पार्ट्स में होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट और साइंस और टेक, जो कि आगामी सीजी व्यापम और सीजीपीएससी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो आज हमारा विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्न कथन है। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों मॉगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज व संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाए। तो यहाँ ये दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? MLA, M फॉर मॉगी जी बावेंडी, L फॉर लुइस ई ब्रूस और L फॉर एलेक्सी एकिमोव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन से संबंधित कथन है। 2 सितंबर 2023 को यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। थर्ड है, आदित्य L1 जो है वो 6 जनवरी 2023 को अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तीनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ है PSLV C57, इसका लॉन्च व्हीकल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी से जो लैग्रेंज पॉइंट की दूरी है वो कितनी है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान, फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य व चंद्रमा के बीच लगने वाले आकर्षण बल जहां पे शून्य हो जाते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो शून्य हो जाता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है सूर्य व पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो शून्य हो जाता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो 1.5 न्यूटन हो जाता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? सूर्य और चंद्रमा। तो अभी हमने देखा आदित्य L1 किसके लिए है? कौन से पिंड के लिए है? सूर्य और पृथ्वी के लिए। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा की भी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सूर्य और पृथ्वी की। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सूर्य व पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी जो दो पिंड है, दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लैग्रेंज पॉइंट पे जो है वो प्रभावी नहीं होता। लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य प्रणाली में जो है 5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट, एक है L1, दूसरा है L2, तीसरा है L3, तीसरा है L3, फिर है L4 और L5। टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट है? 5 लैग्रेंज पॉइंट है। L1, L2, L3 जो है वो अस्थिर पॉइंट्स है और L4 और L5 जो है वो स्थिर पॉइंट है। हम इसको डायग्राम के तरीके से देखें तो ये है हमारा सन और ये है हमारी पृथ्वी। यहां है L1, यहां है हमारा L1 पॉइंट, यहां है L2 पॉइंट और ये है हमारा L3 पॉइंट। तो L1, L2, L3 एक कैसी है? सीधी रेखे में। तो ये कैसी है? सीधी रेखा में है तीनों, L1, L2 और L3। L4 और L5 की बात करें तो ये होता है L4 हो जाएगा ये, और ये है L5 जो त्रिभुज के शीर्ष के रूप में होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाए तो ये ऐसा आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है? त्रिभुज का शीर्ष बना रहा है। ये लैग्रेंज पॉइंट 4 और ये हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोस्टा सेरेना क्रूज लाइनर किस देश का है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है जर्मनी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रूज लाइनर जो है कोस्टा सेरेना वो है इटली का है। यह क्रूज पहल यह क्रूज पहल के तहत देखो अपना देश का हिस्सा है। देखो अपना देश का हिस्सा है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई से रवाना किया गया, मुंबई से रवाना हुआ, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2 महीने में 45,000 यात्रियों को ले जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में मैंग्रोव सेल के स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो मैंग्रोव की बात करें तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, सुंदरबन की तरफ, और सुंदरबन वेयर इज पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पश्चिम बंगाल। तो हम प्रतिवर्ष मैंग्रोव पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वो कब करते हैं, 26 जुलाई को, जो यूनेस्को के द्वारा 2015 से 15 से मनाया जा रहा है। कब, 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी संरक्षण दिवस जो है 26 जुलाई को मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में 40% मैंग्रोव वन है। किसका 40%, मतलब इंडिया में जितने भी मैंग्रोव वन है उसके 40% मैंग्रोव वन कहाँ पे मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। 6 क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है तो उसके आविष्कारक क्षेत्र बताना है। तो www. क्या है ये, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। भारतीय दूरसंचार के जनक किनको कहा जाता है, सैम पित्रोदा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है इंटरनेट की खोज या इंटरनेट की खोज, इससे पहले इंटरनेट के पहले क्या आया था, अर्पानेट, तो इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कान व विंट सेल्फ। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पे क्या है, सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेंद्रगिरी युद्धपोत का निर्माण मझगांव शिपबिल्डर्स द्वारा किस प्रोजेक्ट कार्यक्रम के तहत किया गया है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 18A, प्रोजेक्ट 19A। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत महेंद्रगिरी युद्धपोत का निर्माण किया गया है। महेंद्रगिरी के बारे में देखते हैं। तो महेंद्रगिरी एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है। कहाँ का पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है, जिसका लेंथ देखें तो कितना है, 1501 मीटर। प्रथम विज्ञान नीति 1958 का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तकनीकी क्षमता व आत्मनिर्भरता, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान अब प्रौद्योगिकी की ओर, और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक नीति संकल्प। तो ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक नीति संकल्प।
तो हम वैज्ञानिक नीति की बात करते हैं तो फर्स्ट वैज्ञानिक नीति जो है वो आई थी 1958 में, जिसका उद्देश्य हमने अभी देखा क्या है, वैज्ञानिक नीति संकल्प। सेकंड जो है वो आई थी 1983 में, जिसका उद्देश्य है तकनीकी आत्मनिर्भरता। तकनीकी आत्मनिर्भरता। उसके बाद ये सेकंड का ही सप्लीमेंट आया था, पूरक विज्ञान नीति करके, जो आई थी 1993 में। इसका सेम हो जाएगा, तकनीकी आत्मनिर्भरता ही। नेक्स्ट आया था थर्ड विज्ञान नीति जो है, इसका उद्देश्य था विज्ञान व प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना। थर्ड विज्ञान नीति का उद्देश्य क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर। देन फोर्थ विज्ञान नीति जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। अब फिफ्थ जो है, इसका ईयर नहीं लिखा है हमने, ये हो जाएगा 1958, 1983, 1999, 10-10 का डिफरेंस है, ये कब हो जाएगा 2003, ये हो जाएगा 2013। अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो कब आने वाला है, 2023 में, जो कि अभी नहीं आया है, अभी पेंडिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या विभाग है और उसकी स्थापना वर्ष है सुमेलित है। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो क्या है 1954, अंतरिक्ष विभाग 1971, जैव प्रौद्योगिकी विभाग 1985 और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कब है, स्थापना वर्ष 1972। तो परमाणु ऊर्जा विभाग देखते हैं 1954, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अंतरिक्ष विभाग में देखें तो 1971 है, तो 1971 नहीं, ये 1972 में स्थापित हुआ था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग 1985, बट 1985 नहीं, ये 1986 में स्थापित हुआ था। वैसे ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें तो ये 1972 नहीं, 1971 में स्थापित हुआ था। तो ये जो हो जाएंगे तीनों रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें एक और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, परमाणु ऊर्जा विभाग के पहले आया था परमाणु ऊर्जा आयोग। ये कब बना था, 1948 में। कब बना था, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कथन है। ऑप्शन, पहले कथन पढ़ लेते हैं। कथन 1 है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको सीवी रमन भी बोला जाता है शॉर्ट में, सीवी रमन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए इनको मिला था फर्स्ट भारतीय नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को पुरस्कृत किया गया था। इन्हें तारों की संरचना के लिए जो है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया था, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन है, अभी वर्ष 2023 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है पीरे एगस्टनी, फेरेंग क्राउज और एनी हुइलियर को मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है।
तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री में देखा था शॉर्ट ट्रिक, वैसे ही इसमें भी देखते हैं। तो उसमें क्या था, MLA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF है, प्रूविडेट फंड जानते हैं, तो ये हो जाएगा प्रूविडेट, PFA हो जाएगा। P से क्या हो जाएगा, पीरे एगस्टनी, F से हो जाएगा फेरिंग क्राउज, और A से हो जाएगा एनी हुइलियर। पीरे एगस्टनी जो है वो है ट्यूनीसिया से हैं, F से क्या था, फेरिंग क्राउज, ये जो है वो हंगरी से हैं, ये जो है वो कहां से है, हंगरी से है। और एनी एल हुइलियर जो है वो कहां से है, फ्रांस से है। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्न अंतरिक्ष केंद्र जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये कहाँ है, देहरादून में। ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है। ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। तो ऑप्शन ए बी सी जो है ये तो बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, ये क्या होता है, RRSC, RRSC, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। रीजनल मतलब कि क्या, क्षेत्रीय जो है। तो ये कहाँ है, गुवाहाटी। तो क्षेत्रीय एक जगह पे नहीं है, टोटल 4 क्षेत्रीय जो है रिमोट सेंसिंग सेंटर जो सेंटर हैं। और ये पूर्वी का पूछा हुआ है यहाँ पे, तो पूर्वी का गुवाहाटी नहीं है, ये कहाँ है, कोलकाता में है। तो हम रीजनल रिमोट सेंसिंग की बात करें तो ये 4 जगह पे है, एक वेस्ट में है, एक साउथ में है, एक सेंटर में है और एक ईस्ट में है। तो देखते हैं कौन सा कहाँ कहाँ पर है। तो ईस्ट में जो है वो है कोलकाता, और साउथ में है, साउथ में कहाँ पर है, बेंगलुरु, और वेस्ट में है राजस्थान, जोधपुर, और सेंटर में कहाँ पर है, नागपुर में। तो हमारा पूर्वी क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र या फिर रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो 4 जगह पर है। पश्चिम में है जोधपुर, सेंटर में है नागपुर, पूर्व में है कोलकाता और साउथ में है बेंगलुरु। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। 12, पृथ्वी से अंतरिक्ष उपग्रह के लिए कक्षाएं व विस्तार सुमेलित नहीं है। पहला कथन है निम्न भूकक्षा 200 से 2000 किलोमीटर, दूसरा है मध्य भूकक्षा 2000 से 35,786 किलोमीटर, तीसरा है भूतुल्यकालिक कक्षा 35,786 से 37,000 किलोमीटर। इसको क्या बोला जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। पृथ्वी से उपग्रहों को स्थापित करने के लिए जो कक्षाएं हैं वो है लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसका विस्तार दिया हुआ है कितना किलोमीटर रहता है, तो LEO का है 200 से 2000, MEO का है 2000 से 35,786 किलोमीटर, और जियो सिंक्रोनस का है 35,786 से 37,000 नहीं होगा, ये होता है कितना, 36,000 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कथन 3 जो है वो क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल 3 जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13,
क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है? निम्न कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है हमको। पहला कथन है, यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण है। दूसरा कथन है, अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने और रखने हेतु बहुत कम तापमान, कितना तापमान, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर सामग्री के उत्पादन व व्यवहार का अध्ययन करता है। यह प्रोपेलेंट के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 में जो प्रक्षेपण यान था उसके 3 स्टेज थे। एक था सॉलिड स्टेज, जो क्या था, रॉकेट बूस्टर था, रॉकेट बूस्टर। और सेकंड क्या था, लिक्विड स्टेज था, लिक्विड स्टेज। और थर्ड जो था वो था क्रायोजेनिक स्टेज, जिसमें इस क्रायोजेनिक स्टेज मतलब यहाँ पे जो क्रायोजेनिक यूज हुआ था, इंजन जो है उसका क्या नाम था, क्रायोजेनिक इंजन CE-20 यूज हुआ था। किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट जो है वो कौन सा स्टेज है, सॉलिड स्टेज है, सेकंड जो है लिक्विड है, और जो लास्ट है, अंतिम है, वो कौन सा है, क्रायोजेनिक स्टेज है। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या है, आंतरिक प्रक्षेपण वाहनों का अंतिम चरण है, तो ये बिल्कुल सही हुआ। और यह जो है बहुत कम तापमान पर वस्तु को रखने के लिए काम आता है, और इसमें जो प्रोपेलेंट के रूप में जो यूज किया जाता है वो क्या है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नासा का साइकी मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, और क्या बोला जाता है इसको, एस्टेरॉइड, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस्टेरॉइड है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाने वाला खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह जो है। और यह मिशन जो है उसका लक्ष्य क्या है कि यहाँ पे ये धातुओं की खोज करेगा, धातुओं की खोज करेगा, जैसे कि सोना, चांदी, इस्पात आदि। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न मिशन व प्रक्षेपण यान सुमेलित नहीं है। पहला कथन है, चंद्रयान मिशन 1 के लिए यूज हुआ था PSLV C-12, चंद्रयान मिशन 2 के लिए ये यूज हुआ था GSLV Mark 3 M1, और चंद्रयान मिशन 3 के लिए यूज हुआ था कौन सा, GSLV Mark 3 M4। तो कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। यहाँ जो है चंद्र मिशन 1 के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान यूज हुआ था, PSLV C-11 यूज हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित है। पहला है, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद हैं, और दूसरा कथन है, भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तो सभी को पता है कि ये क्या है, मिसाइल मैन थे।
और भारत की मिसाइल वुमेन कौन है? डॉक्टर टेसी थॉमस है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वो क्या है? करेक्ट है। भारत के मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने इसरो, डीआरडीओ और भी अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस जो है वो डीआरडीओ की साइंटिस्ट है। और मिसाइल प्रोजेक्ट में यह पहली साइंटिस्ट है। मिसाइल प्रोजेक्ट में ये क्या है? पहली साइंटिस्ट है। और इन्होंने अग्नि 4 प्रोजेक्ट में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। 2002 से लेके 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11th। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्न कथन है। पहला है यह 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसे LV-M3M4 लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। और थर्ड कथन है चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण यान था, जो लॉन्चर था, लॉन्च व्हीकल था, वो क्या था? LV-M3M4। इसको ही हम और क्या बोलते हैं? GSLV Mark 3 M4 भी बोला जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी ध्रुव के समीप है। चंद्रयान में उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत जो है वो चौथा देश है। इसके बाद USA, चाइना और रसिया के बाद भारत जो है वो क्या है? चौथा देश है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग कराने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला भारत जो है पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला भारत क्या है? पहला देश है। और जहां ये लैंड किया उसको क्या बोला जाता है? इसके लैंडिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है? अभी न्यूज में था, शिव शक्ति। क्या है इसके लैंडिंग पॉइंट का नाम? शिव शक्ति। हम चंद्रयान 3 मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3 के 3 कंपोजिट मॉड्यूल थे। पहला था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल, तीसरा था रोवर मॉड्यूल। इसके लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। तो यहाँ पे 3 मॉड्यूल था इसका। प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था और रोवर मॉड्यूल था। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करता है? ये सीप को जो है, रॉकेट को क्या करने का काम करता है? उसको उड़ाने का काम करता है।
और लैंडर मॉड्यूल जो है उसको क्या करवाएगा, लैंड करवाएगा वहां पे, कहाँ, चंद्रमा पे। और रोवर मॉड्यूल जो है वो क्या करेगा, एक वो जो है वहां पे जानकारी जुटाएगा, चंद्रमा पे क्या करेगा, जानकारी एकत्र करेगा। तो ये था चंद्रयान 3 से रिलेटेड फैक्ट्स। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इसरो द्वारा अगले 5 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने के लिए कितने उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 45। तो यहाँ आ जाएगा इसरो द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो यहाँ हो जाएगा 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के इसरो ने अपने भारी GSAT-20 जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है उसके लिए यूज होता है GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी की ओर रुख किया है? तो अभी इसरो के द्वारा बहुत से सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो हमें बाहर से भी लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अभी किसकी ओर रुख किया है? तो अभी है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स जो है वो यूएसए की एरोस्पेस कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसरो के द्वारा 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है PSLV-C59, ऑप्शन बी है PSLV-C57, ऑप्शन सी है PSLV-C58, ऑप्शन डी है PSLV-C60। तो एक्सपोसैट अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे ही लॉन्च किया गया, जिसके लॉन्च व्हीकल का नाम है, प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C58, PSLV-C58। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या यूज हुआ है? PSLV-C58। इसके पहले आदित्य L1 जो है वो लॉन्च हुआ था किससे? PSLV-C57 से। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म देखिए तो ये होता है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। भारत एक्सपोसैट या पोलैरीमेट्री लॉन्च करने वाला दुनिया का सेकेंड कंट्री है, दूसरा देश है। इसके पहले यूएसए ने 2021 में IXPE लॉन्च किया था, इमेजिन एक्सरे पोलैरीमेट्री एक्सप्लोरर, इसने जो है लॉन्च किया था। ओके, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आज का। धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे एनवायरनमेंट का। थैंक यू।